और मेरे शेरों, तो अमीन्स हमने कवर अप कर लिया, बस हमारी एक्सरसाइज का डिस्कशन बचा हुआ है। वीडियोस हमने दोनों कवर अप कर ली। वीडियोस कवर अप करने के बाद हमने सारी बातों को रिटेन करने के लिए एक शॉर्ट समरी भी देख ली, तो आई गेस आपके दिमाग में चीज़ें बस गई होंगी। अब आपने बेसिकली करना क्या है, आपने सिर्फ जब भी आप रिवाइज करोगे, अभी नहीं सिर्फ बोर्ड्स तक भी अगर आप कभी रिवाइज करोगे तो आप अमीन्स की सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखोगे। डिटेल वीडियो अब आपके काम की नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आपने उसको बहुत फोकस के साथ नहीं देखा है। तो अगर आपने एक बार तमीज़ से देख लिया है तो आपके पास नोट्स होंगे, और जिनके पास नहीं है वो कल आकर नोट्स ले लेंगे। मैंने बच्चों को ऑलरेडी बता दिया था, या फिर बाद में भी ले सकते हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल ले लें ताकि आप अपने काम को जल्दी कवर अप कर पाएँ। अब आपने करना क्या है कि अगर आपने अमीन्स की एक्सरसाइज लगा ली है, गुड इनफ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने अमीन्स की एक्सरसाइज अभी नहीं लगाई है, या फिर आपको कन्वर्जन्स में दिक्कत आ रही है, तो उसका एक छोटा सा फैक्टर है कि कुछ कन्वर्जन्स अमीन्स के कहीं ना कहीं, ज़्यादा तो नहीं बट कुछ कन्वर्जन्स आपके किससे रिलेटेड है, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर से रिलेटेड हैं। क्योंकि एक्चुअल में ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो सिलेबस है बना ही सेट पैटर्न में है कि हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके कन्वर्जन्स हमारे अमीन्स में भी थोड़े बहुत काम में आते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स भी पढ़ेंगे और बहुत छोटी वीडियो के अंदर सारी बातों को हम डिस्कशन करेंगे। और इसकी एक्सरसाइज लगाने के बाद पहले हम इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे और फिर हम अमीन्स की एक्सरसाइज को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज से काफ़ी हमारे क्वेश्चन उसमें भी हमें हेल्प आउट मिल रहा होगा। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है जी, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब देखो जी, सीधी सी बात, मैं आपको सीधा क्लासिफिकेशन पे ला रहा हूँ और इसके अंदर हम बातें ना थोड़ी बहुत बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर इसी वीडियो में सारी बातें हमें समझ में आ गई तो हमें शॉर्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या फिर हमें समरी वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं सीधा आपको लाता हूँ क्लासिफिकेशन पे, बहुत तमीज से देखते हुए चलना, क्योंकि जितने फोकस से एक ही बार में सीख लोगे तो आपका समरी वीडियो का भी टाइम बच जाएगा। पहला क्राइटेरिया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे काम में आने वाला है कि हो सकता है आपके कंपाउंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, या फिर आपके कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, इसी के बेसिस पे हम अमीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी तीन सब केसेस होते हैं कि मतलब अगर आपके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो तीन केसेस में फॉल कर सकता है। कौन कौन से? पहली कैटेगरी हो जाएगी एलिफेटिक हैलाइड्स, उसके बाद हो जाएगा एलाइलिक, एंड द लास्ट वन विल बी बेंजाइलिक। मतलब इन तीन मेजर कैटेगरी में हमारे sp3 कैटेगरी वाले हेलो एल्केन्स फॉल करते हैं। हेलो एल्केन्स या फिर हेलो अरीन्स, सीधी सी बात, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि हम इतना तो पता ही है कि हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स की बात हो रही है तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, sp3 कैटेगरी में या फिर sp2 में फॉल करेंगे। अगर sp3 है तो एलिफेटिक हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है, बेंजाइलिक। क्योंकि अगर हमारी नूतन की रिवेक्साइज जल्दी कवर अप हो गई तो हम एनसीईआरटी भी कवर अप करेंगे, और वहाँ पे हमें इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा रूल समझ में आने वाला है, कुछ कन्वर्जन में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। राइट, तो एलिफेटिक किसको बोलते हैं? जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन जुड़ा है, तमीज से सुनिएगा और बहुत प्रिसाइज तरीके से, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, और उसके बगल या फिर उसके बगल वाले कार्बन के पास कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मतलब एटलीस्ट दो कार्बन साइड तक कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। आ रही बात समझ में? स्ट्रेट चेन हो सकती है थोड़ी ब्रांचिंग भी प्रेजेंट हो, बट मल्टीपल बॉन्ड नहीं आनी चाहिए। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है, जो सॉरी, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसका नेक्स्ट कार्बन डबली बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिफेटिक हैलाइड्स। एलिफेटिक हैलाइड्स आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट होते हैं एलाइलिक। एलाइलिक में भी सेम कंडीशन है, मतलब sp3 कार्बन के साथ आपका हेलोजन जुड़ा होगा। आई गेस sp3 आपको निकालना आता है। अब जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग 11 का पार्ट है, पर मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अगर कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो गारंटी उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। कार्बन ने अगर एक भी डबल बॉन्ड बना रखा है तो गारंटेड उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और अगर कार्बन ने एक भी ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। sp3 sp2 sp, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, निकालनी आपको आती है हाइब्रिडाइजेशन, गुड इनफ। नहीं आती तो सीधा मैंने आपको ट्रिक बता दी है, सीधा समरी बता दी है। सिंगल बॉन्ड बनाए कार्बन ने सारे के सारे तो sp3, एक डबल बॉन्ड तो sp2, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp। राइट, तो आते हैं इसके बाद, जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा होगा उसके सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, मतलब सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, सैचुरेटेड होने चाहिए, और उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन वाला कार्बन मस्ट बी डबली बॉन्डेड। बहुत तमीज से बातों को सुनिएगा, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि हमने बनाया ही इसको sp3 कैटेगरी में है, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना चुका हो या फिर डबल बॉन्ड बनाता हो, देन सच कंपाउंड्स आर सेड टू बी एलाइलिक हैलाइड्स। कौन से हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड्स या फिर एलाइलिक कंपाउंड कहलाते हैं। मजे की बात या फिर खास बात क्या है कि यहाँ पे हेलोजन की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, हेलोजन की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अगर जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है
उसके बगल वाला कार्बन इज डबली बॉन्डेड, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज एलाइलिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? एलाइलिक कंपाउंड्स, राइट। सेम बात हमारी बेंजाइलिक में फॉलो अप होती है कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ अगर आपका हेलोजन जुड़ गया, देखो एक्चुअल में आप ऑब्जर्व करोगे तो सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन इज डबली बॉन्डेड, उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन जो कि रिंग का पार्ट है इज डबली बॉन्डेड। बस फर्क इतना सा है कि डबली बॉन्डेड कार्बन इज द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, मतलब कंडीशन तो वही सेटिस्फाई हो रही है। तो सच कंपाउंड्स आर नोन एज बेंजाइलिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इनको? बेंजाइलिक कंपाउंड्स। और अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं उसके बाद sp2 कैटेगरी में। sp2 में हमारे सिलेबस में दो केसेस होते हैं, या तो विनाइल या फिर होता है एराइल, जिसको आप एरोमेटिक भी बोलते हैं, विनाइल या फिर अराइल। ठीक है जी, मैं बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको सारी बातें बताता हुआ चल रहा हूँ, तो जहां दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको डिस्कस करेंगे। विनाइल का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, दैट कार्बन इज इटसेल्फ अटैच्ड टू अदर कार्बन थ्रू अ डबल बॉन्ड। सिंपल सी बात, एल्कीन वाले कार्बन के साथ अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज विनाइलिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इन कंपाउंड्स को? विनाइलिक कंपाउंड। सीधी सी बात, पॉलीमर चैप्टर इस साल सिलेबस से, बोर्ड के सिलेबस से हट गया है, वरना पीवीसी का आपने नाम सुना होगा। पीवीसी है ना, जो प्लास्टिक कंपाउंड्स होते हैं, पीवीसी आप उनको बोलते हो। तो पीवीसी इज एक्चुअल द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। मतलब यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया तो इसका जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड, और इसका जो पॉलीमर बनता है, मतलब बहुत सारी इसकी यूनिट्स को जोड़ने पे जो कंपाउंड बनता है, दैट इज नोन एज पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, राइट। और फाइनली अराइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हमें पता है कि अगर आपने डायरेक्टली बेंजीनिंग से अपना हेलोजन जोड़ दिया, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज अराइल हैलाइड्स, आल्सो नोन एज एरोमेटिक हैलाइड्स, राइट। सिंपल एज दैट। तो देख लो, कोई दिक्कत हो पूछना। sp3 के अंदर 3 केसेस, sp2 के अंदर 2 केसेस, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी जो एनसीईआरटी भी बैक एक्सरसाइज फॉलो अप कर रहे हैं, ऑल्दो दो आईएससी के स्टूडेंट्स हैं लेकिन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज भी फॉलो अप कर रहे हैं, तो उनके अंदर पहला क्वेश्चन आपको यही दिख जाएगा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडर फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। इन 5 कैटेगरीज में से एक में इसको डिवाइड करिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड की डिग्री कौन सी है। अब खास बात क्या है, आपने अमीन्स में तो सीखा है कि डिग्री ऑफ कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय नाइट्रोजन, बट सिर्फ उस चैप्टर को आप कंसिडर ना करो, उस चैप्टर को कंसिडर ना करो तो बाकी जितने भी हम चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, डिग्री इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन के डिग्री के बेसिस पे कंपाउंड की डिग्री डिसाइड होती है। तो अगर मैं बोलूं आपसे 1 डिग्री हेलो एल्केन है, इस बात का मतलब क्या हो गया कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, दैट कार्बन इज इटसेल्फ डायरेक्टली अटैच्ड टू जस्ट 1 कार्बन एटम, बाकी अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेगा, कार्बन से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, बाकी वैलेंसी अपनी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, पर कार्बन से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन्स में, राइट। 2 डिग्री कौन सा हो जाएगा कि सर जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड। डायरेक्टली वर्ड में बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली तो बहुत पॉसिबिलिटीज है। वो कार्बन डायरेक्टली सर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और बची अपनी एक वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन के साथ। देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज 2 डिग्री हैलाइड्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ लिंक्ड हो गया, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज 3 डिग्री हैलाइड्स। क्या बोलते हैं इनको? 3 डिग्री हैलाइड्स। बहुत सिंपल सी बात, कार्बन की डिग्री चेक करी जाती है। इस केस में कार्बन कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री। इस केस में कार्बन कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री। और इस केस में कार्बन कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री। जितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड, उतनी ही हमारे कंपाउंड की डिग्री। लेकिन कौन सा कार्बन चेक करते हैं हमेशा? वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपने ये बात यहाँ समझ ली, आगे वाले चैप्टर्स में आपको सेम ट्रेंड फॉलो अप होने को मिलता है, तो आपका टाइम बच जाएगा। आपको बार बार इन चीजों में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि हाउ डू यू डिसाइड द डिग्री ऑफ द कंपाउंड, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया, जो बहुत बच्चों वाली बात है, मतलब अगर मैं नहीं भी बताता तो भी आपको बात पता है, मैं नाम बोल देता हूं बस। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ये तीसरा क्राइटेरिया जो बच्चों वाली बात है। मोनो हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होंगे? मोनो हेलोजन, जिसमें हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन का एटम प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक। डाई हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिसमें हमारे कंपाउंड्स में 2 हेलोजन के एटम प्रेजेंट हो। ट्राई कौन से होंगे? जिसके अंदर 3 हेलोजन एटम्स हो। और पॉली वर्ड हम कब बोल देते हैं सर? जब जनरली 3 से ज्यादा हो। एनीथिंग ग्रेटर देन अगर 3 हमारे हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। सेम क्राइटेरिया आप अल्कोहल के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये बच्चों वाली बात है, इसमें कुछ मतलब कुछ नया नहीं है सीखने के लिए, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं।
अब आते हैं सीधा इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच शुड बी नॉमेनक्लेचर, नामकरण कैसे किया जाता है। तो अगेन नॉमेनक्लेचर के दो रास्ते होते हैं ना, और क्योंकि हमें पता है कि चीज़ें बहुत प्रिसाइज होती हैं तो हम स्टार्टिंग से इसको प्रिसाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि IUPAC में कैसे लिखते हैं नाम और कॉमन नॉमेनक्लेचर में कैसे लिखते हैं इसका नाम। CN स्टैंड्स फॉर कॉमन नेम्स, राइट। IUPAC में एक ही सिक्का चलता है, IUPAC में एक ही सिक्का चलता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए कि फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कंपाउंड में लंबी से लंबी चेन कार्बन की फाइंड आउट करिए, और जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आप लोएस्ट पॉसिबल नंबर दो। मतलब चेन को इस तरीके से आप नंबरिंग करो कि द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो कोई भी आपका कंपाउंड है, मैंने कहा लेट से आपकी ये R एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, आप डायरेक्टली इसका नाम कैसे लिखते हैं, जो भी आपका हेलोजन प्रेजेंट है उस हेलोजन का नाम आप लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलो फॉलोड बाय द सफिक्स, जो भी इसमें एल्केन प्रेजेंट होगा फॉलोड बाय द सफिक्स एल्केन, क्या बोल देते हैं, हेलो एल्केन। सिंपल सी बात, एक ही रूल चलता है। चीजें कॉम्प्लिकेट करना चाहूँ तो मैं बहुत इसको टिपिकल कर सकता हूँ, घुमाने के अंदर सब इसके सब रूल्स भी बना दूंगा, एक रूल के अंदर सब रूल बन जाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, सिर्फ सर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन फाइंड आउट करनी है और चेन की नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे ताकि हेलोजन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। आ गई बात समझ में। और जो भी हमारी चेन होगी, पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन रही है, पेरेंट चेन की बात कर रहा हूं मैं, पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन रही है उसके लिए हम एल्केन वर्ड लगा देंगे। और जो भी हेलोजन है, क्योंकि इट कुड बी फ्लोरीन, इट कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जो भी क्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो, यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाएगा। ध्यान रखना, हेलोजन्स कभी भी सफिक्स नहीं बनाते, हेलोजन्स नेवर फॉर्म सफिक्स ऑफ द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, दे आल्सो फॉर्म द प्रीफिक्स, ऑलवेज फॉर्म द प्रीफिक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लेता हूँ, चीजें आपको अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आते हैं तो आप यस ऑब्वियसली बातें कर पाएंगे। और IUPAC तो हमें इसलिए 11th स्टैंडर्ड में सिखा दिया जाता है ना। मैं स्केलेटन चेन बना रहा हूँ, लेट से हमें कंपाउंड ये गिवन है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, यहाँ पे C2H5 प्रेजेंट है और यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, मैंने स्केलेटन चेन बनाई है। अब हमें करना क्या, हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लेकिन उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए जो कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं, ट्राई करते हैं। सर एक पॉसिबिलिटी तो सीधी है, इसको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बना लिया जाए, और ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनेगी तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अगर आप इधर से चलना स्टार्ट करोगे, आपको हेलोजन वाले कार्बन से चलना होता है या फिर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से चलना होता है, क्योंकि उसके कार्बन को तो इंक्लूड करना जरूरी होता है हमारे लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो इस कार्बन से अगर आप इधर जाओगे, ये सेकंड कार्बन हो गया, ऊपर जाओगे तो थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, इसके बाद नीचे जाओगे तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। लेकिन अगर आप सीधा जाओगे तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन की यही पॉसिबिलिटी हो पाएगी। फिर अगर ऐसा हम करते हैं तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, हाँ जी, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो गई, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो बस चेन की नंबरिंग कहां से करी जाएगी, सो दैट हेलोजन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो 3 4 5। अब रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया पेंट और फॉलोड बाय द सफिक्स एन। एन क्यों लगाया है, क्योंकि चेन में, पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड आर सैचुरेटेड, सारे बॉन्ड सैचुरेटेड है, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब कौन कौन सी पोजीशन पर कौन कौन सा प्रीफिक्स आ रहा है, सर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पर इथाइल है और फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो है। बात आ रही समझ में, सेकंड पर मिथाइल है, सेकंड पर इथाइल है, फर्स्ट पर क्लोरो प्रेजेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके नाम लिखने हैं, प्रीफिक्सेस के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया क्लोरो, सेकंड पोजीशन पर आ गया इथाइल, सेकंड ही पोजीशन पर आ गया मिथाइल, और रूट वर्ड हमारा क्या हो गया, पेंटेन। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, IUPAC का रूल सिर्फ एक चलता है। आप चाहो तो, अगर आपको बहुत ज़्यादा वो बनना है कि नहीं मैं तो चीज़ों को और डिटेल में पढ़ता हूँ या बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ, मैं तो कुछ नहीं छोड़ सकता, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल बेसिक रूल है, आपको सिर्फ बेसिक फंडा आता है, सीधी सी बात, कुछ नहीं करना होता, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाओ, चेन की नंबरिंग इस तरीके से करो कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब लोएस्ट का मतलब हमेशा 1 नहीं होता, मैं बार बार लोएस्ट वर्ड पे इंसिस्ट दे रहा हूं। कई बार बच्चे गलती करते क्या है कि चेन में हो सकता है कि यहाँ पे एक और ऊपर कार्बन प्रेजेंट हो, बट वो इसी से, यहीं से पेरेंट चेन की शुरुआत करेंगे, जबकि एक्चुअल में पेरेंट चेन की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए थी। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कम से कम नंबर मिले, छोटे से छोटा पॉसिबल नंबर मिले। और ऐसा करने के बाद जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट है आप उनको सर्कल्स में या फिर बबल्स में मार्क करो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने प्रीफिक्स का नाम लिख दो। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जी, IUPAC के क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं होता, IUPAC के क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो उतने कम है, और यही रीजन है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा CBSE बोर्ड या SC बोर्ड 11th स्टैंडर्ड में ही आइसोमेरिज्म और IUPAC के ऊपर इतना इंसिस्ट करता है, क्योंकि एक्चुअल में आपको जो मेन प्रैक्टिस करनी होती है IUPAC के क्वेश्चंस की, वो 11th स्टैंडर्ड में करनी होती है। फिर भी आप एक्सरसाइज डिस्कशन करना, क्योंकि हम जितने क्वेश्चन करेंगे उतने कम है। फिर भी मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको और डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ
कि लेट से कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है C3H7, हर बार जरूरी नहीं हमें स्केलेटन चेन दिया फिर सीधी चेन दे, C3H7 कंडेंस फॉर्म में दे दिया, CH2 प्रेजेंट है, CH और यहाँ पे इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, लेट से ये CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे हो गया C3H7। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि जब हम टिपिकल चीज़ों की तैयारी करते हैं तो सिंपल चीज़ें तो हमें ऑलरेडी और आसान लगती है। तो इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है। अब कहाँ से शुरुआत करें, तो सर यहाँ पे क्लोरीन नजर आ रहे हैं, मतलब इस कार्बन को तो पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना है। इधर से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ तो 3 कार्बन इंक्लूड हो गए, 3 4 5 6। अब 2 रास्ते यहाँ पे आने के बाद, या तो ऊपर चला जाऊँ या फिर इधर चला जाऊँ। तो 6 के बाद अगर इधर जाऊँगा तो 7 और 8, और अगर ऊपर जाऊँगा तो 7 8 9। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी बन रही है सर, ये बन गई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये मैंने बहुत लंबी चेन बना दी, इतनी लंबी पॉसिबिलिटी आती नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट कौन से बने सर, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब नंबरिंग कहाँ से करें चेन की, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 3 कार्बन तो ये पे इंक्लूड हो चुके हैं, चौथा कार्बन 5वां कार्बन, मतलब 5वें कार्बन पे हेलोजन आ रहे हैं। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 3 4 5, इधर से भी 5वें नंबर पे आ रहे हैं, मतलब कंपाउंड सिमेट्रिकल लग रहा है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। बट अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो इथाइल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, छठा कार्बन नंबर। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो इथाइल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, चौथा नंबर। आपने सुना होगा ना लोएस्ट लोकेंट रूल, ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, लोएस्ट लोकेंट रूल, कि नंबरिंग इस तरीके से करो कि सारे लोकेंट्स, अगर ऐसे केस में फंक्शनल ग्रुप को टाई मिल रहा है, दोनों पोजीशन से अगर फंक्शनल ग्रुप को टाई मिल रहा है, दोनों तरफ से बराबर पोजीशन आ रही है, तो ऐसे केस में कोशिश करो कि सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन का सम करने पर जिस रास्ते से सबसे छोटा नंबर आ रहा है उस वाले रास्ते को आप फॉलो अप करो, राइट। अगर हम ऐसा फॉलो अप करते हैं तो 3 कार्बन हमारे यहाँ कवर अप हो जाएंगे, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया 5वां कार्बन, ये हो गया छठा कार्बन, और 7 8 9 इसके अंदर इंक्लूड हो गए। क्योंकि 9 कार्बन की हमारी चेन बन रही है, ये सबसे लंबा पॉसिबल केस हो गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। क्या नाम हो जाएगा, नोनेन। नॉन का मतलब 9 कार्बन और एन का मतलब अगेन क्या है कि सारे बॉन्ड सैचुरेटेड है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी पोजीशन पर, 5वीं पोजीशन पर सर 2 क्लोरीन के एटम आ रहे हैं, चौथी पोजीशन पर एक इथाइल का रेडिकल आ रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 5,5 डाइक्लोरो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना गलती से कि हम 5 क्लोरो बोलेंगे, एक ही पोजीशन पर 2 बार क्लोरो आ रहा है तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, 5,5 डाइक्लोरो। और चौथी पोजीशन पर हमारा क्या प्रेजेंट है, इथाइल प्रेजेंट है, तो इसके बाद 4 इथाइल, और रूट वर्ड हमारा क्या हो गया, नोनेन। आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखोगे और एन को आप स्मॉल लिखोगे, है ना, क्योंकि बताया था एक बार आपने शुरुआत कर दी उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म में पैटर्न चलता चल जाता है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आइए बेसिक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में अगर हमें दिक्कत होगी तो वो हम क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। अब आपने करना क्या है, बहुत तमीज से बात को सुनो। आप भले IUPAC के बच्चे हो, आप भले CBSE के बच्चे हो, हर बुक की स्टार्टिंग में ये ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा। हर रेफरेंस के स्टार्टिंग में, चैप्टर की शुरुआत में एक टेबल गिवन होता है, देखना आप चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टेबल गिवन होता है जिसमें कुछ कंपाउंड्स के नाम दे रखे होते हैं और उनका कॉमन नेम भी होता है, उनका IUPAC नेम भी होता है। आई रिपीट, उनका कॉमन नेम भी होता है, उनका IUPAC नेम भी होता है। आप अगर ISC के बच्चे हो तो आपने एटलीस्ट न्यूटन में गिवन टेबल में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बिना देखे आपने IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम्स की प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको और सेफ साइड लेनी है तो आप NCERT में जो टेबल गिवन है, अगर आपके पास पिक नहीं हो तो मुझे बताना, मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा कि NCERT में स्टार्टिंग में जो टेबल गिवन है उनके कंपाउंड्स के कॉमन नेम और IUPAC नेम्स का आप डिस्कशन करो। इतने अगर आपने कंपाउंड्स का IUPAC और कॉमन नेम डिस्कस कर लिया तो अगेन वही गारंटी वाली बात, अश्योरेंस वाली बात कि इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्योंकि अगेन हम IUPAC क्यों सीखते हैं, हर चैप्टर में हमें IUPAC क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि जब तक हमें कंपाउंड का नाम ही नहीं पता होगा तब तक हम कन्वर्जन में दिमाग कैसे लगाएंगे। पहले कंपाउंड नाम से पहचाने तो सही कि हाँ नाम दे रखा है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नजर आता है, तभी तो कन्वर्जन में दिमाग चलेगा, राइट। तो टेबल जरूर करना है, IUPAC में ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारने, सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलोअप करना है, टेबल फॉलोअप करना है, राइट। अब कॉमन नेम में मुझे आपको कुछ चीजें सिखानी है जो हर चैप्टर में कुछ बच्चों को परेशान करते हैं। कुछ प्रीफिक्सेस जिनका नाम मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिया है, जैसे आइसो, नियो, टर्ट, सेक, है ना। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इन शब्द का मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में, सीधी सी बात, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। लेट से अगर मेरे नाम के आगे जैसे N क्लोरोपेंटेन हो गया, N क्लोरोपेंटेन, और हमें बोला जाए कि N क्लोरोपेंटेन की कुछ रिएक्शन हमें दे दी गई, लेकिन हमें पहले नाम को डिकोड करना पड़ेगा। तो N किसी भी नाम के आगे लग जाए, और खास बात क्या है, ये जो आप प्रीफिक्सेस में अभी आपको बता रहा हूँ, आइसो, नियो, टर्ट, सेक, ये सारे के सारे कॉमन नेम्स का पार्ट होते हैं, ये IUPAC नेम्स का पार्ट नहीं होते। ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। और सेम बातें आपके अल्कोहल में भी अप्लाई हो रही होंगी, एल्डिहाइड कीटोन में भी अप्लाई हो रही होंगी। तो बहुत तमीज से इन प्रीफिक्सेस को समझ लेना एक बार। N किसी भी आगे लग गया, किसी के भी आगे, तो मतलब आपकी स्ट्रेट चेन बनेगी, उसमें कोई कुछ नहीं करना। CH3 CH2 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 और Cl लगा दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। N वर्ड लग गया मतलब नॉर्मल चेन है, N स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉर्मल। ये बच्चा जानता है, 10th स्टैंडर्ड में सिखा दिया होता है।
दूसरा प्रीफिक्सेस जो हमारे नाम में यूज होता है उसका नाम होता है आइसोपेंटाइल क्लोराइड, जैसे कि ये बोल दिया आइसोपेंटाइल क्लोराइड। तो आइसो वर्ड का इस्तेमाल कब होता है ये तमीज से सीखो, ऑब्जर्व कर लेना। आपके कंपाउंड में सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तमीज से बातों को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके कंपाउंड में सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ पेरेंट चेन, आई रिपीट सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ पेरेंट चेन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कंपाउंड बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, तो इसकी पेरेंट चेन में जितनी मर्जी कोशिश कर लूं 4 कार्बन से लंबी पेरेंट चेन नहीं बन सकती, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4 आएगी, चाहे आप इधर चले जाओ चाहे आप नीचे चले जाओ। अब आप कंपाउंड की नंबरिंग कहां से करोगे, ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन की तरफ से, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब आपने बोला क्या है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर 4 कार्बन की चेन है तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हो गया, तीसरे नंबर का। तो अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, मैं तो कार्बन जोड़ा है, बट अगर आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो मिथाइल ग्रुप ही तो होगा। तो अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे केस में प्रीफिक्स क्या लग जाता है, आइसो। क्या लग जाता है, आइसो, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता भी रहा हूं, जब आप 3 कार्बन के कंपाउंड बना रहे होगे, मतलब C3H7Cl, आई रिपीट C3H7Cl, इसके अंदर 3 कार्बन आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा, अगर इसके टर्म्स में इसका कॉमन नेम लूं तो बोलूं तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के केस में तो ऐसी बात फॉलो अप नहीं हो रही, जैसे कि मैंने ये बनाया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के अंदर यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा और यहाँ पे हमारी ये पूरी चेन बन रही होगी, ये हमारी पेरेंट चेन बन रही होगी। उसका रीजन है कि 3 कार्बन में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आई रिपीट 3 कार्बन में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप चेन आइसोमर नहीं बना सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर किसी का बन रहा हो तो मुझे बता देना, है ना, मैं उससे सीख लूंगा। 3 कार्बन से ज्यादा आप चेन आइसोमर नहीं बना सकते। अगर इसकी जगह कोई महानुभाव ऐसी गलती कर दे कि सर मैंने तो 3 से ज्यादा की बना दी, मतलब मैंने 2 की बना दी, तो ये बात ना भूलें कि आप जैसे मर्जी कर लो, कंटिन्यूअस चेन तो 3 की ही बनेगी। और तब इसी पोजीशन पर, क्योंकि इसका नाम भी क्या होगा, IUPAC नेम 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम भी क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट। तो सिर्फ 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में क्योंकि चेन आइसोमर की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेकंड कार्बन पे अटैच किया जाता है, तब कॉमन नेम में आइसो लगता है। आई रिपीट 3 कार्बन में चेन आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगता है और तब प्रीफिक्स आइसो का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो और अगर आइसो वर्ड लग रहा है तो मतलब पूरी जो हमारी पेरेंट चेन है, अब 1 कार्बन कम होगा अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो। जैसे इस कंपाउंड का नाम आइसोपेंटाइल क्लोराइड लिखा है, आई रिपीट इस कंपाउंड का नाम आइसोपेंटाइल क्लोराइड लिखा है, तो मतलब 5 कार्बन है कंपाउंड के अंदर, बट पेरेंट चेन में तो सिर्फ कितने आएंगे, 4, क्योंकि 1 कार्बन तो हमेशा कहां पे आने वाला है, ब्रांचिंग में। बात समझ रहे हैं, आइसो वर्ड तो बता रहा है कि 1 कार्बन ब्रांचिंग में है, लेकिन कंपाउंड कितने कार्बन का है, 5 कार्बन वाला, तभी इसका नाम क्या है, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रीफिक्स पे, जिसका नाम क्या होता है, नियो। अब नियो वर्ड कब लगाते हैं, आओ देखो, लेट से आपको नाम दे दिया गया नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, है ना जी। तो क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो सर 5 कार्बन का कंपाउंड है, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है, तो नियो इसमें प्रीफिक्स क्या बता रहा है। तो अगेन अगर आपकी चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप इंडिविजुअली अटैच्ड है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो आपके पेरेंट चेन कितने कार्बन की बनेगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो 3 से ज्यादा की नहीं बनेगी। जैसे मर्जी ट्राई कर लो, ऊपर जाके देख लो, नीचे जाके देख लो, कैसे भी आप ट्राई कर लो, 3 कार्बन से ज्यादा की आपकी पेरेंट चेन नहीं बनेगी। और पेरेंट चेन में सेकंड लास्ट कार्बन, क्योंकि नंबरिंग तो यहाँ से होगी, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर आपको 2 इंडिविजुअल मिथाइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, देन सच कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, नियो। क्या बोलेंगे इसको, नियो। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा इसका, IUPAC नेम भी ट्राई कर लेते हैं। सर 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो, सो द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आई रिपीट 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बट IUPAC नेम के अलावा इसका जब कॉमन नेम लिखोगे तो क्या बोला जाएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। खास बात क्या है कि नियोपेंटाइल क्लोराइड में जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों बताया, इसके बाद जब सेक वर्ड का मैं इस्तेमाल करूंगा या टर्ट वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम टर्ट वर्ड के साथ। टर्ट जो प्रीफिक्स कई बार यूज होता है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। लेट से आपको बोल दिया गया टर्ट पेंटाइल क्लोराइड, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है जी। अब पेंट वर्ड तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। टर्ट वर्ड असल में रिप्रेजेंट करता है टर्शरी कंपाउंड को, किसको, टर्शरी कंपाउंड या फिर 3 डिग्री कंपाउंड को, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आई रिपीट जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 डिग्री का होगा।
3 डिग्री बोलने का मतलब क्या है कि दैट कार्बन विल इटसेल्फ बी अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स के साथ अलग से और जुड़ा होगा। और क्योंकि 5 था, पेंटाइल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो एक कार्बन तो अभी बच गया, तो एक कार्बन को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। आ रही बात समझ में? इंपॉर्टेंट बात, कई बार होता क्या है कि आप चेक करते हो कि आपको देखने में लगता है कि सर इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाई, और मुझे कैसे पता चलेगा कि टर्ट वर्ड कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्बन ब्रांचिंग में दिख रहा है। तो टर्ट वर्ड का इस्तेमाल आप लोग तब करते हैं कि जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट कार्बन बिलोंग्स टू 3 डिग्री। कौन सी डिग्री को बिलोंग कर रहा है? 3 डिग्री को, क्योंकि एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे है, एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? टर्ट पेंटाइल क्लोराइड, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं? आइसो हो गया, नियो हो गया, टर्ट हो गया, एक वर्ड हमारा और बच गया प्रीफिक्स, जिसका नाम क्या होता है? सेक। क्या वर्ड यूज होता है? सेक। मैथ्स वाला सेक नहीं है ये, यहाँ पे सेक वर्ड सिग्निफाई कर रहा है सेकेंडरी को। सेक वर्ड यहाँ पे किसको सिग्निफाई कर रहा है? सेकेंडरी को या फिर 2 डिग्री को। कहने का क्या मतलब है कि जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैंने लेट से क्लोरीन ले लिया, और ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्कोहल के अंदर भी सेम क्लासिफिकेशन की बातें आ जाती हैं, या फिर आईयूपीएसी में सेक वर्ड का, आइसो वर्ड का, न्यू वर्ड का, टर्ट वर्ड का मतलब ये रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा, बस हेलोजन हटके उसकी जगह OH आ जाएगा अगर अल्कोहल है तो, राइट? तो जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन आपका 2 डिग्री का है, बात समझ रहे हैं? 2 डिग्री का है, मतलब उसकी 2 वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही हैं कार्बन से डायरेक्टली, देन द कंपाउंड विल बी नोन एज सेक कंपाउंड। और कितने कार्बन है कंपाउंड के अंदर? 1 2 3 4 5, तो कोई क्या इसका कॉमन नेम हो जाएगा? सेक पेंटाइल क्लोराइड। पेंट वर्ड बता रहा है 5 कार्बन का कंपाउंड है, सेक प्रीफिक्स बता रहा है कि सर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप चेक कर लो उसकी डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री। तो वैसे कंपाउंड का नाम तो सीधा क्या होगा? अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्या होगा? 2 क्लोरोपेंटेन। आईयूपीएसी नेम शुड हैव बीन 2 क्लोरोपेंटेन, बट इसका कॉमन नेम क्या होगा? सेक पेंटाइल क्लोराइड। सेक क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है दैट बिलोंग्स टू 2 डिग्री, सिंपल एज दैट। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस इतना ही हमें डिस्कशन करना होता है किसके अंदर? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं जो हमसे स्किप हो गई, कि कॉमन नॉमेनक्लेचर में सर क्या रूल फॉलो होता है, कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या बातें फॉलो अप करनी होती हैं। तो जैसे इसमें आपको बताया हेलो एल्केन बोलते हैं, मुद्दे की बात सिर्फ एक है, सर हेलो एल्केन बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, मतलब यहाँ पे हेलोजन का नाम एल्काइल रेडिकल के पीछे आता है, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड। किस फॉर्म में? एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में। अगर आइसो, नियो, सेक, टर्ट इनका स्कोप है तो ये आप नाम लगा दोगे। अगर इन टर्म्स का स्कोप नहीं है कंपाउंड में, क्योंकि लेट से मैंने बोला सर ये प्रेजेंट है C2H5, डायरेक्टली इसको चाहें तो हम और क्या लिख सकते हैं? C2H5Cl, है ना? अब इसमें आइसो, नियो, सेक, टर्ट ऐसे टर्म्स का कोई स्कोप नहीं है इस कंपाउंड के अंदर, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो सर आपको सिर्फ इतनी सी बात फॉलो करनी है कि जो भी अल्काइल रेडिकल है उस अल्काइल रेडिकल का नाम लिखो, फॉलोड बाय जो भी हैलोजन आ रहा है। और मोस्ट कॉमनली हमें क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली मैं बात कर रहा हूँ, है ना? देखने को फ्लोराइड और आयोडाइड भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्लोराइड और ब्रोमाइड देखने को मिलेगा। तो अगर इस कंपाउंड का मैं कॉमन नेम लिखूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वर्ड होगा इथाइल, और क्योंकि क्लोरीन है तो वर्ड क्या यूज होगा? क्लोराइड, तो इसका आप इथाइल क्लोराइड बोलेंगे। कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं? हेलो एल्केन, और हेलो इसके अंदर कौन सा है? क्लोरो, और एल्केन कौन सा हो जाता है इसके अंदर? इथेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है क्लोरोइथेन, बट इसका कॉमन नेम होगा इथाइल क्लोराइड। आ रही है बात समझ में? तो ये वर्ड अगर आपने इन चीज़ों को दिमाग में रख लिया तो आईयूपीएसी और कॉमन नेम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ये समरी है, यही मुद्दे की बात है, यही आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है जी? आइसो, न्यू, टर्ट, सेक वगैरह का मतलब क्या वो आपको बता दिया, और वो आपको एल्कोहल चैप्टर में भी हेल्प आउट करेगा, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी? अब हमारा आईयूपीएसी भी कवर अप होता है, नॉमेनक्लेचर भी कवर अप होता है। तो अब आते हैं इसके बाद सीधा आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक पे। और खास बात मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने अमीन्स की वीडियो देख ली है, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने अमीन्स की वीडियो देख ली है, तो मैं सीधा आइसोमेरिज्म को 2 बातों में बांट रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आइसोमेरिज्म गलती से आ गया, गलती से, क्योंकि इस चैप्टर का ऑलरेडी मैं आपको बताऊं पूरी ऑर्गेनिक में इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 टाइप का आइसोमेरिज्म आएगा आपके सिलेबस में, या तो चेन आइसोमेरिज्म, मेजर बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, है ना? और दूसरा कौन सा होगा? पोजीशन। बोर्ड्स में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म मेन आता है। बनाने को तो मैं इसके स्टीरियो भी बना दूं, मतलब ज्योमेट्रिकल भी बन सकता है, ऑप्टिकल भी बन सकता है, लेकिन बोर्ड में सिर्फ चेन और पोजीशन के ऊपर मेजर क्वेश्चन आएंगे अगर आए तो। चेन की कंडीशन नहीं बदलेगी कि लेट से मुझे फॉर्मूला गिवन है C5H11Cl और मुझसे बोला जाए इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 चेन आइसोमर्स बनाओ, तो कल ही आपको रूल समझा दिया है कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन मस्ट वेराई। तो इसकी लेट से अगर मैंने एक 5 कार्बन की चेन बनाई, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन आ गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोपेंटेन। आईयूपीएसी नेम लिखते हैं हमेशा प्रेफरेबल, है ना? 1 क्लोरोपेंटेन।
दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई, एक कार्बन को ब्रांचिंग में डाल दिया और क्लोरीन लगा दिया, ये बनी हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 4 कार्बन की, राइट। एक कार्बन को मैंने ब्रांचिंग में डाला, नंबरिंग करो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दोनों का एमएफ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन के अंदर वेराई कर रहे हैं। सो दीस कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। यही फायदा होता है जब आप एक जगह एक टॉपिक को पढ़ लेते हो तो चीजें आगे वाले चैप्टर्स में आसान लगना स्टार्ट होती हैं। पोजीशन आइसोमर पे आते हैं। अगेन मुझसे बोला गया C5H11Cl के लिए 2 पोजीशन आइसोमर्स बनाओ, तो हमें बातें अगर याद है, हम बातें को दिमाग में रिटेन कर पाते, तभी तो आपको शॉर्ट समरी वीडियो बना के दी थी कि अगर आपको बोला जाए इसके 2 पोजीशन आइसोमर बनाओ तो करना क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन मस्ट रिमेन कांस्टेंट, मतलब 5 कार्बन की ही चेन बनेगी अगर आप पहले कंपाउंड में बना रहे हैं तो अगर मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया और यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच करा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने स्केलेटन चेन बनाई है, आप सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। लास्ट टाइम है तो हम रिस्क नहीं ले सकते कि अभी आप प्रैक्टिस करते टाइम स्केलेटन बनाओ और बोलो नहीं सर मैं बोर्ड में बना लूंगा, अभी से प्रैक्टिस करनी है, सारे कार्बन की वैलेंसीज आप सेटिस्फाई करेंगे, CS3 CS2 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 CS2, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, क्या नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, और मुझे बोला है इसका पोजीशन आइसोमर बनाओ, तो 1 2 3 4 5 पेरेंट चेन तो 5 की बनाई, और मेरी मर्जी चाहूँ तो सेकंड पे लगा दूँ, मेरी मर्जी चाहूँ तो थर्ड पे लगा दूँ। नंबरिंग अभी हम यहीं से करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन अगर ये थर्ड पे होता तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाता, राइट। तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाता 2 क्लोरोपेंटेन, और नाम में ही जवाब छुपा है, सर सब कुछ सेम है, बस पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, देयरफॉर द कंपाउंड बिलोंग्स टू पोजीशन आइसोमरिज्म कैटेगरी, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसी के साथ हमारा आइसोमरिज्म टॉपिक भी समाप्त होता है। अब आते हैं मेन बात पे, किसमें, प्रिपरेशन मेथड। किस पे आ गए हम, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, आई रिपीट यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, PM स्टैंड्स फॉर प्रिपरेशन मेथड, ठीक है जी, कि कितने प्रिपरेशन मेथड्स हैं हमारे पास, कितनी पॉसिबिलिटीज है हेलो एल्केन्स को बनाने की। हेलो एल्केन्स का डिस्कशन हो रहा है अभी, नॉट हेलोरीन्स, राइट। तो पहला मेथड है हमारे पास, पहली कैटेगरी का नाम होता है फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स, और एल्कोहल्स के अंदर 3 रास्ते होते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको फ्लो चार्ट दिमाग में रखने हैं, बच्चे बातों को फॉलो अप करोगे तभी सीख पाओगे, तभी एडवांस लेवल पे आओगे, है ना। आपको फ्लो चार्ट दिमाग में रखने हैं, बस हर चैप्टर में फ्लो चार्ट दिमाग में रखने हैं, चाहे वो प्रिपरेशन का हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी का हो। हर चैप्टर के अंदर 2 ही फ्लो चार्ट बनते हैं, एक फ्लो चार्ट बनता है प्रिपरेशन मेथड का, दूसरा फ्लो चार्ट बनता है केमिकल प्रॉपर्टी का। और जब तक आपके दिमाग में ये बसे नहीं होंगे तब तक आप कन्वर्जन में महारत हासिल नहीं कर पाओगे। जो अभी बार बार हर बच्चा बोल रहा है ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि आपके दिमाग में फ्लो चार्ट्स नहीं है। फ्लो चार्ट्स आ गए, चीजें बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, राइट। तो इसके अंदर 3 केसेस होते हैं। पहला होता है बाय रिएक्शन विद HX, HX का मतलब क्या हो गया, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड, जैसे कि HCl हो सकता है, HBr, HI, एक एक करके देखेंगे एल्कोहल का रिएक्शन HX वगैरह के साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि इसका रिएक्शन आप कराओ PCl3 के साथ, PCl5 के साथ। खास बात मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाद में आपको पता चल जाएगी कि PCl3 PCl5 असल में ग्रुप 15 में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप 15 में PCl3 PCl5 कंपाउंड होते हैं। वहाँ पे भी हमें सेम प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती थी, ऑल्दो इस साल सिलेबस से हट गई है, जेई नीट में तो आएगी NCERT से, बट इस साल बोर्ड के सिलेबस से PCl3 PCl5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हट गई है, ठीक है जी। और लास्ट होती है हमारे सबसे काम की बात SOCl2, मतलब इस ब्रांच में SOCl2 के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। SOCl2 का नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। एक बोनस बात क्या कि सर पूरी केमिस्ट्री में थायो वर्ड कहीं पे भी आ जाए मतलब कहीं ना कहीं सल्फर को पर्टेन कर रहा है, थायो वर्ड कहीं पे आ जाए कहीं ना कहीं सल्फर को पर्टेन कर रहा है। ये हमारी पहली ब्रांच है जिसमें हम एल्कोहल्स का रिएक्शन करा रहे होंगे इन तीनों में से किसी भी कंपाउंड के साथ, लेकिन ये वाला सबसे प्रेफरेबल मेथड है। क्यों, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, रिएक्शन नेम बेस्ड है, रिएक्शन इज नोन एज डार्जिन रिएक्शन, टार्जिन नहीं डार्जिन रिएक्शन। RXN में वर्ड यूज करूंगा तो RXN का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है जी। मैं रिएक्शन पूरा नहीं लिखता, RXN मतलब रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में। अब आते हैं इसके बाद सेकंड ब्रांच में। सेकंड ब्रांच हमारी होती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। आई गेस हाइड्रोकार्बन वर्ड से हर एक बच्चा वाकिफ होगा। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। मैं बुक का मेथड फॉलो नहीं कर रहा, मैं पहले बोल रहा हूँ, बुक का मेथड तो नहीं बोल सकते, मैं बुक का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा कि बुक में किस ऑर्डर में है। ये फ्लो चार्ट है, यही दिमाग में रखेंगे, इसी ऑर्डर में चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो एल्कीन्स से बनाने के लिए, सॉरी एल्कीन्स भी क्यों, पहले तो एल्कीन से भी, पहले वाली बात एल्केन्स से बनाने के लिए, और दूसरा एल्कीन्स से बनाने के लिए। मज़े की बात क्या है,
आप भले ही CBSE के बच्चे ISC के बच्चे हो, एल्केन से बनाने वाला मेथड हमें 10th स्टैंडर्ड में सिखा दिया था। कब कहाँ रिलेट करवाऊंगा अभी। एल्केन्स के अंदर 2-3 सब केसेस है। एल्कीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे मार्कोवनिकोव्स रूल लगता है, पहला मार्कोवनिकोव्स रूल भी लगता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ज़रूरत पड़ने पर एंटी मार्कोनी भी लगता है। कौन सा? एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। जिन बच्चों को पता है लाइक दबाओ, फटाफट से लाइक दबाओ। और एंटी मार्कोनी के 2 अल्टरनेटिव नेम और होते हैं, शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उनका नाम बताता हूँ। इसका नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये भी हमें 11th में सिखा दिया जाता है। और एक और नाम होता है खराश इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? खराश इफेक्ट। ऐसा ही नाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका नाम है, रखा गया है, तो इसका नाम खराश इफेक्ट भी होता है। लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिसिटी है कि ये सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है। एनीवेज, ये 2 केसेस हो गए, 2 ब्रॉड मेथड हो गए। कैनवस थोड़ा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, छोटा नहीं लिख सकता मैं, छोटा लिखूंगा तो चीज़ें फिर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद 2 ब्रांचेस और हैं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद 2 ब्रांचेस और हैं, ये A मेथड, ये B मेथड। अगर आप अभी से अपने लेवल पे फ्लो चार्ट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो फ्लो चार्ट आप लैंडस्केप मोड में बनाएंगे और इतना लंबा बनाएंगे, मतलब इस तरीके से बनाएंगे कि 4 इसके अंदर ब्रांचेस है। प्रिपरेशन मेथड में 4 ब्रांचेस है ना। मैंने आपको कल रटवाया है कि अमीन्स के अंदर प्रिपरेशन मेथड में हमारे पास 6 हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास 5 हैं। उनको आप हर टाइम दिमाग में रखेंगे। इसी तरीके से मैं बार बार रिकॉल करता रहूंगा तो आपको चीज़ें दिमाग में फीड हो जाएंगी, ताकि आप चीज़ों को कन्वर्जन के टाइम पर अप्लाई कर सको। राइट, हटा दूं इसको। तो एल्कोहल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। 2 मेथड और हैं। कौन सा? सी मेथड का नाम होता है, सी मेथड में यहां लिख रहा हूं, सी मेथड का नाम होता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। कौन सा? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। नाम में ही काम छुपा हुआ है। एक हैलाइड दूसरे हैलाइड को एक्सचेंज कर देगा, अदला बदली ऑफ हैलोजन, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन, देखेंगे अभी, जो बहुत बार काम में आएगी, बहुत बार काम में आएगी फिंकलस्टीन रिएक्शन। और दूसरी होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये इतनी काम में नहीं आती बोर्ड्स में, ये इतनी काम में नहीं आती। फिंकलस्टीन बहुत बार काम में आती है। और लास्ट प्रिपरेशन मेथड की हमारी ब्रांच है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। आई रिपीट, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड तो गुमराह करने वाली बात है, असल में कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। फैटी एसिड एक्चुअल में होता लॉन्ग चेन एसिड है, बट फैटी एसिड की जगह आप कार्बोक्सिलिक एसिड दिमाग में रख सकते हो। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट है उससे हम बना सकते हैं हेलो एल्केन्स को। और इसका एक नाम है, ये नाम इज नोन एज हंस डाइकर बोरोडीन रिएक्शन। हंस डाइकर बोरोडीन रिएक्शन, बोरोलीन नहीं, बोरोडीन रिएक्शन है ना जी। तो आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि हंस डाइकर तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, बोरो का मतलब कहीं ना कहीं ब्रोमीन से रिलेटेड है। हंस डाइकर बोरोडीन रिएक्शन, ठीक है जी। ये रिएक्शन भी बहुत काम की है, क्योंकि इसके अंदर एक कीवर्ड मैं ऐड कर देता हूँ, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के काम में आती है। इस चैप्टर में ये रिएक्शन डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के काम में आती है। डिसेंडिंग वर्ड से वाकिफ है ना। अगर आपका जितने भी कार्बन का पेरेंट कंपाउंड है उससे एक कार्बन कम वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा, 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड, तो हंस डाइकर बोरोडीन लगाना इस चैप्टर में इज द ओनली पॉसिबल अप्रोच इस चैप्टर में, ठीक है जी। और भी रास्ते हैं, देखो हर रिएक्शन को करने के 3 से 4 रास्ते होते हैं, लेकिन आप अगर बहुत सारी चीजें दिमाग में रखोगे बोर्ड के अकॉर्डिंग तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अरे हाँ, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, वो आप तब कर सकते हो जब आपको पूरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से तैयार हो, बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप सीख रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस है कुछ पार्ट बच्चों का वीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले हर चैप्टर की प्रिसाइज रिएक्शन के ऊपर आपको फोकस करना होगा, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहली ब्रांच हमने कौन सी बोली? फ्रॉम एल्कोहल। और एल्कोहल में भी पहली रिएक्शन हमने कौन सी बोली? फ्रॉम हैलोजन एसिड। आई रिपीट, पहली ब्रांच हमने कौन सी बोली सर? एल्कोहल से बनाने का तरीका, कि एल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं। और एल्कोहल्स में भी पहला मेथड हमने कौन सा बोला? फ्रॉम हैलोजन एसिड। पहली ब्रांच फ्रॉम एल्कोहल, किसी भी एल्कोहल से हम हैलोजन एसिड कैसे बना सकते, सॉरी हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। और उसका पहला मेथड बाय रिएक्शन विद HX, HX के साथ रिएक्शन करवाकर एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। GR का मतलब जनरल रिएक्शन। तो लेट से कोई भी आपका एल्कोहल है उसकी रिएक्शन आपने HX के साथ करवा दी। आई रिपीट, कोई भी आपका एल्कोहल है उसकी रिएक्शन आपने HX के साथ करवा दी। बच्चों वाली बात, OH ग्रुप जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, हटने के बाद हाइड्रोजन डायरेक्टली आपका एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ RX एज मेन प्रोडक्ट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। बात आई समझ में? RX बन गया, वाटर बन गया। एग्जाम्पल बच्चों वाला, C2H5OH, इथेनॉल मोस्ट कॉमन एल्कोहल, और HCl, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन ही बार बार दिखने को ज़्यादा मिलते हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा? C2H5, C2H5Cl एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। ये तो रही बच्चों वाली बात। इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्योंकि यहाँ पे वाटर बाय प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको इग्नोर मारना,
इक्विलिब्रियम हमें सिखाता था 11th स्टैंडर्ड में कि अगर प्रोडक्ट साइड पर वाटर बन रहा है और मैं चाहता हूँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो प्रोडक्ट को इसमें से बाहर निकाल दो। अगर प्रोडक्ट कम होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर रिएक्टेंट कम होंगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बट अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती, इग्नोर मारो। इतनी सी मुद्दे की बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने HCl यूज करा है तो आपको रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर आपको क्लोरीनेशन करवाना है, अगर आपको एल्कोहल वाले मेथड में क्लोरीनेशन करवाना है, क्लोरीन आपको लाना है इसके अंदर, तो आपको रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, HCl साथ में एनहाइड्रस ZnCl2। क्या लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस, मतलब ZnCl2 लिखकर सबस्क्रिप्ट के अंदर आप ANH लिख दोगे, एनहाइड्रस ZnCl2। और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लूकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, लूकास रिएजेंट। इन दोनों को मिलाकर जो रिएजेंट आपने बीकर में डाला होगा, दैट रिएजेंट इज नोन एज लूकास रिएजेंट। और अगर लूकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है, आई रिपीट, अगर लूकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है, नेम ऑफ रिएक्शन इज ग्रूव्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम होता है ग्रूव्स रिएक्शन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेन बात, अगर आप ग्रूव्स भूल भी जाओ तो भाड़ में जाने दो, आपको लूकास रिएजेंट का नाम ध्यान रखना है कि सर हाँ अल्कोहल का लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दो तो क्लोरोएल्केन बन जाता है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्लोरोएल्केन हम इसे बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे ब्रोमोएल्केन बनाना है, तो एक और GR लिख लेते हैं, ये GR हो गया। ROH की रिएक्शन आप HBr के साथ करवाओगे। कई बार होता क्या है कि HBr लैब में अवेलेबल नहीं होता। ये बात आपकी हर रेफरेंस में, आप कोई भी फॉलोअप करोगे, हर रेफरेंस में दे रखी है कि HBr लैब में डायरेक्टली हर बार अवेलेबल नहीं होता, तो HBr को बनाना पड़ता है। लेकिन बोर्ड में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं मारना। मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो भरोसा रखो पूरा, बोर्ड में आपको ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्टली HBr लिख के आपका काम चल जाएगा। अल्कोहल के साथ डायरेक्टली HBr लिख के आपका काम चल जाएगा। आपको HBr जनरेट करने वाली इक्वेशन फॉलोअप नहीं करनी। मैं पहले बोल रहा हूँ, नहीं आती बोर्ड में वो सब चीज़ें, एडवांस लेवल में आती हैं, JEE मेंस में या फिर JEE एडवांस में। बोर्ड में डायरेक्टली आप HBr लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, RBr बन जाएगा, साथ में बाई प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर। बच्चे इसके बहुत सब केसेस है, मैं चाहूँ तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, लेकिन बोर्ड में वो चीज़ें नहीं आती, तो जो नहीं आती उसको छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट मेजर बोर्ड्स के ऊपर है। तो HBr के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, RBr बना, साथ में वाटर बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मेथड से ये वाली बात तो हमें आ गई समझ में कि रिएक्शन कैसे होती है। क्वेश्चन अगर आएगा, आई रिपीट, क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन आता है कि विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्डर बेस्ड है ना। कितने तरीके का क्वेश्चन आता है, इसको पहले मैं हटा रहा हूं कि अगर इस कंडीशन में हमें अल्कोहल डिफरेंट डिग्री का गिवन है, आई रिपीट, अगर हमें अल्कोहल डिफरेंट डिग्री का गिवन है, तो पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ROH और HX, और आपने ऑब्जर्व क्या करा कि सर RX बन रहा है और बायो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वाटर। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल के जाने पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर ये टर्म से वाकिफ हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसको पॉज लगा देना, ये टर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। और सिंपल सी बात, चलो समझ के हैंड टू हैंड खत्म करो। जब एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दूसरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को रिप्लेस करती है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दूसरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को रिप्लेस कर देती है, then such reactions are known as nucleophilic substitution reaction because electron rich compounds are known as nucleophiles। ऑर्गेनिक की भाषा में इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिनको आप लुईस बेस भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है जी, तो ऐसे केस में अगर मैं आपको एक अल्कोहल 1 डिग्री का दे दूं, एक अल्कोहल 2 डिग्री का दे दूं और एक अल्कोहल 3 डिग्री का दे दूं, मतलब अल्कोहल में हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये HCl ही है, लेट से मैं अज्यूम करूं ये HCl है, और हमारे पास अल्कोहल अलग अलग डिग्री का है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और आपको बोला जाए विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर दिस रिएक्शन, तो ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 3 डिग्री कंपाउंड्स फॉलो अप SN1 मैकेनिज्म while 1 डिग्री कंपाउंड्स मेनली फॉलो SN2 रिएक्शन, और 2 डिग्री कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस SN1 भी फॉलो कर सकता है, SN2 भी। तमीज से बातों को सुनो, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि 3D SN1 के ऑर्डर में अरेंज करना है फिर SN2 के ऑर्डर में अरेंज करना है। Until and unless mentioned, तमीज से मेरी बातों को सुनना, until and unless mentioned आप SN1 का ऑर्डर प्रिडिक्ट करेंगे। मैं सीधा आपको मुद्दे की बात पे ला रहा हूं। अगर आपको 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का कंपाउंड गिवन है और कुछ नहीं बोला कि SN1 के ऑर्डर में अरेंज करो, SN2 के ऑर्डर में अरेंज करो, तो बाय डिफॉल्ट आप SN1 का ऑर्डर फॉलो अप करेंगे। इसके बाद चैप्टर के लास्ट होने से थोड़ा पहले मैं आपको SN1 और SN2 में फर्क भी बता दूंगा।
या फिर इसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसके अंदर SN1 और SN2 का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि SN1 के ऑर्डर में अरेंज करो, SN2 के ऑर्डर में अरेंज करो। क्या है ये SN1 SN2 S11 का पार्ट था, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो बनानी जाएगी, है ना। जिन बच्चों को आता है वो चीज़ें फॉलो अप करें कि अगर आपको कुछ नहीं बोला कि SN1 SN2 के ऑर्डर में अरेंज करो, सिर्फ इतना बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स दीज 3 कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो आप बाय डिफॉल्ट SN1 का ऑर्डर फॉलो अप करेंगे। और SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, 3 डिग्री कंपाउंड्स की, उससे कम होती है 2 डिग्री कंपाउंड्स की, और लीस्ट किसकी होती है 1 डिग्री कंपाउंड्स की। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जांपल बता देता हूं, चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से आपको C4H11OH के 3 आइसोमर्स गिवन हैं, कौन कौन से, मैं सीधा लिख रहा हूं C4H11 का हो जाएगा C4H9OH, यहाँ पे भी गिवन है C4H9OH, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ आपका N ब्यूटेनॉल है, N ब्यूटेनॉल मतलब स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंट है हमारा 2 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री हमारा अल्कोहल हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, चाहो तो आप सारी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना, हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम आएगा। और तीसरा हमारा कौन सा बन जाएगा कि सर ये प्रेजेंट है, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, और ये हमारा 4 डिग्री 3 डिग्री का कंपाउंड प्रेजेंट है तो अभी भी वही फॉर्मूला C4H9OH, लेकिन 3 डिग्री का कंपाउंड प्रेजेंट। और हमसे पूछे आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपाउंड्स विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर द गिवन रिएक्शन, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव, 2 डिग्री से कम रिएक्टिव, 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा ऑर्डर जो हमें ध्यान रखना है, ये तो पहला ऑर्डर हो गया। दूसरा ऑर्डर है इफ HX इज वेरिएबल, मतलब एल्कोहल तो सेम रखा है, अब तक इसे बात को सुनना, एल्कोहल तो सेम रखा है बट HX वेरिएबल है, क्योंकि HX में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं सर, इट कुड बी HF, इट कुड बी HCl, इट कुड बी HBr एंड इट कुड बी HI। HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, और आपसे बोले इन कंपाउंड्स को इनकी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में अरेंज करो। समझ में आ रही है बात, तो ऑब्वियस सी बात है डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्यों, किस लिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नीचे जाने पर आप जरा ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन वाला पैरामीटर तो कांस्टेंट है, सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन वाला पैरामीटर कांस्टेंट है, हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन का साइज कांस्टेंट है, हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले ये है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि एटम्स के बीच का साइज वेरिएशन बढ़ रहा है, आई रिपीट, क्योंकि आपके पी ब्लॉक ग्रुप 17 में भी कवर अप होता है वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन किस हेडिंग में मिलेगा बता देता हूं, चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लेना। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है जी। वहां पे भी आपको ऑर्डर पूछा जा सकता है कि इसका ऑर्डर बताओ रिएक्टिविटी का, कि किस ऑर्डर में कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज वेरिएशन बढ़ रहा है, ये तो हाइड्रोजन कांस्टेंट है और हेलोजन का साइज बढ़ रहा है, पहले फ्लोरीन, फिर थर्ड पीरियड का एटम क्लोरीन, फिर फोर्थ पीरियड का एटम क्या नाम है आपका ब्रोमीन, और देन आयोडीन प्रेजेंट है। साइज वेरिएशन बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप वीक होता है, मतलब ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैप होती है ना, कोवलेंट बनाने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, तो ओवरलैप का एक्सटेंट वीक होगा। और अगर मैं एक वर्ड में इस बात को खत्म करना चाहूं तो एक वर्ड सिर्फ हम क्या बोलेंगे सर, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, मतलब नीचे जाने पर बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी कम होती है, और बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली अगर एनर्जी कम होगी तो बहुत आसानी से हम दोनों एटम्स को सेपरेट आउट कर पाएंगे। और जितनी जल्दी ये दोनों पार्ट सेपरेट आउट हो पाएंगे, हेलोजन और हाइड्रोजन जितनी जल्दी सेपरेट होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और जितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूं तो HI इज मोस्ट एक्टिव, HBr उससे कम, HCl सबसे कम, और HF लीस्ट। आ गई बात समझ में। तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है, दिस अकाउंट्स फॉर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। ये अल्कोहल की पहली ब्रांच का पहला रिएक्शन कवर अप हो गया, यहाँ तक बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें पहली ब्रांच का सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन भी डिस्कस करना है। हाँ जी, तो पहली ब्रांच की पहली रिएक्शन कवर अप होने के बाद अब आते हैं इसके बाद सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी, रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। देखो पहली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पहली रिएक्शन में कुछ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नाम बेस्ड क्वेश्चन, बट सेकंड पार्ट ए ब्रांच का सेकंड पार्ट रिएक्शन विद PCl3 और PCl5, हो सकता है आपके दिमाग में डाउट है सर सिर्फ क्लोरीन डेरिवेटिव ही आएगा। यस, सिर्फ क्लोरीन डेरिवेटिव ही आएगा, भरोसा रखो, चीजें अपने आप नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ PCl3 PCl5। तो GR लिख रहे हैं, GR का मतलब अगेन जनरल रिएक्शन। तो अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन, मैं दोनों पैरेलल में लेके चल रहा हूँ, अगर आपने अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ करवाया चाहे PCl5 के साथ करवाया, मेन प्रोडक्ट तो RCl ही मिलेगा। आई रिपीट, मेन प्रोडक्ट तो RCl ही मिलेगा। आप चाहो तो इसको रट भी सकते हो, जेन्युइनली मैं आपको बोल रहा हूं, आप चाहो तो इसको रट भी सकते हो। सर PCl3 के साथ करवाएंगे चाहे PCl5 के साथ करवाएंगे, मेन प्रोडक्ट तो RCl ही मिलेगा। बट फर्क क्या है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3। क्या मिलेगा, H3PO3, नॉट H3PO4। H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड, नॉट फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस एसिड।
और सर इस केस में क्योंकि थोड़ा इससे बड़ा है ना, आप देखो ये याद करने की सिर्फ ट्रिक है सर, PCl3 से PCl5 थोड़ा बड़ा है ना, तो इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक बनेगा POCl3 और साथ में HCl। आई रिपीट, बाय प्रोडक्ट बनेगा POCl3 HCl। बहुत सिंपल वाली बात, बहुत बच्चों वाली बात। एल्कोहल लो, PCl3 लो या PCl5 लो, मेन प्रोडक्ट विल बी RCl, बस बाय प्रोडक्ट का फर्क है। PCl3 के केस में H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, PCl5 के केस में POCl3 एंड HCl फॉर्म इज बाय प्रोडक्ट। अब इसका एग्जांपल आपका जो मन हो आप ले लेना। आप जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल ले लोगे, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि लेट से आपने इथेनॉल लिया, C2H5OH लिया, और आप इसकी रिएक्शन आपकी मनमर्जी PCl3 के साथ करवाओ, आपकी मनमर्जी आप PCl5 के साथ करवाओ, बनेगा तो C2H5Cl ही, इथाइल क्लोराइड ही बनेगा, बस बाय प्रोडक्ट का फर्क आ जाएगा। PCl3 में ये बनेगा, PCl5 में, दोनों बाय प्रोडक्ट बनेंगे। सिंपल एज दैट, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, सीधा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं पहली ब्रांच की तीसरी रिएक्शन पे, रिएक्शन विद SOCl2। क्या है रिएक्शन का नाम? डार्जिन रिएक्शन। डार्जिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। सर थर्ड केस है रिएक्शन विद SOCl2। किसके साथ? SOCl2। कंपाउंड का नाम थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड। और रिएक्शन का नाम क्या है? नेम ऑफ रिएक्शन इज डार्जिन रिएक्शन। क्या नाम है? डार्जिन रिएक्शन। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं रिएक्शन पे। GR, अगर आप किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोएल्केन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोएल्केन बनेगा। बाय प्रोडक्ट क्या बन जाता है? SO2 और साथ में बन जाता है HCl। आई रिपीट, बाय प्रोडक्ट बन जाता है SO2, फिक्स है, ये दोनों ही बाय प्रोडक्ट बनेंगे, SO2 एंड HCl। एंड बीइंग गैसियस इन नेचर दे एस्केप आउट ऑफ द रिएक्शन वेसल। तमीज से बातों को सुनना। बीइंग गैसियस इन नेचर दे एस्केप आउट ऑफ रिएक्शन वेसल, मतलब अगर आपने इस वेसल के अंदर रिएक्शन करवाई है तो क्लोरोएल्केन तो पीछे रह जाएगा, SO2 यहाँ से रिएक्शन से बाहर निकल जाएगी और HCl भी बाहर निकल जाएगा। तो क्या फायदा मिला कि इसको हमने रिएक्टेंट को इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट बताया? सर क्योंकि SO2 और HCl बीइंग गैसेस इन नेचर रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएंगी, तो खास बात यह है कि बीकर के अंदर सिर्फ हेलोएल्केन मिलेगा प्योरेस्ट फॉर्म में, जिसको हमें फर्दर प्यूरिफिकेशन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसका फर्दर प्यूरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा, और क्योंकि आपको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियस बात आपका टाइम बचेगा, आपका खर्चा बचेगा और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझ में? So since the byproducts formed are gases in nature, they escape out of the reaction vessel and hence haloalkanes, chloroalkanes, क्योंकि इस रिएक्शन से आप सिर्फ क्लोरोएल्केन्स ही बना सकते हैं। क्लोरोएल्केन्स आर ऑब्टेन्ड इन प्योरेस्ट फॉर्म। यही इस रिएक्शन का फायदा है। और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि why SOCl2 is preferred over other methods for the preparation of chloroalkanes from alcohols, कि अल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने के लिए डार्जिन रिएक्शन को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ गई बात समझ में, कोई टिपिकल बात नहीं है। SOCl2 रहेगा, बाय प्रोडक्ट दोनों सेम रहेंगे, तो कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब आते हैं इसके बाद सेकंड ब्रांच पे। पहली ब्रांच खत्म, मजा आ गया। अब इसके बाद है सेकंड ब्रांच। सेकंड ब्रांच हमने कौन सी बोली? सर सेकंड ब्रांच का नाम है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में भी पहला मेथड है फ्रॉम एल्केन्स। वो आपने पढ़ा हुआ है, मैं अभी आपको याद दिलवाता हूँ, सब चीज़ें याद आ जाएंगी आपको अपने आप। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में भी पहला मेथड कौन सा है? फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्केन्स। देखो भैया, कुछ चीज़ें आपको रिलेटेबल लगेंगी, अमीन से मिलती हुई चीज़ कुछ लगेगी आपको कि ऐसा तो सर कुछ अमीन से भी पढ़ा था। तो लेट से इसके लिए मैं शुरुआत GR तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं रिएक्शन सिर्फ मीथेन से शुरुआत कर रहा हूँ, है ना। मैं रिएक्शन की शुरुआत ही मीथेन से कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल समझते हुए, अगर मैं मीथेन का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, हाँ जी याद कीजिए, रिएक्शन आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। जब एल्केन का रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाया जाता है, H न्यू का मतलब क्या हो गया? लाइट का सोर्स। H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। लाइट की बात हो रही है, मुद्दे की बात है लाइट, डिफ्यूज सनलाइट। तो डिफ्यूज सनलाइट के साथ जब करवाया जाता है, चाहो तो मैं इसको डिटेल में कैसे लिख सकता हूँ? CH3H और ClCl, मतलब वो ये मीथेन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। करना कुछ नहीं है, हर स्टेप में हाइड्रोजन हटाना है और क्लोरीन में से एक हेलोजन हटाना है। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे -HCl लिख दिया। द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3Cl। क्या बन गया? CH3Cl, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आ गई समझ में। तो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? CH3Cl। लेकिन जिस तरीके से अमीन में हमने सीखा था वो ज्वारी है, ज्वारी समझ रहे हो ना, जब तक सब कुछ नहीं लुटा बैठेगा, नहीं मानेगा, रिएक्ट करता रहेगा। सेम इसके बात है, इसके पास भी अभी लुटाने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हर स्टेप में सर क्लोरीन ऐड होगा, -HCl हो जाएगा। क्लोरीन ऐड करो, HCl माइनस करो, अब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा सर? CH2Cl2, मतलब हाइड्रोजन हटते जा रहे हैं, क्लोरीन आते जा रहे हैं। क्लोरोमीथेन, उसका नाम डाइक्लोरोमीथेन।
अभी भी नहीं मानेगा सर, अभी भी तो है लुटाने को, तो अगेन प्लस Cl2 माइनस HCl क्या बन जाएगा, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, बट हमें पता है सर इसका प्रेफरेबल नेम इज क्लोरोफॉर्म, है ना, प्रेफरेबल नेम इज क्लोरोफॉर्म। और अभी भी सर लुटाने के लिए एक हाइड्रोजन है, तो फाइनली प्लस Cl2 एंड माइनस HCl विल गिव CCl4 विच इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सीधी सी बात, आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, अभी क्लोरीन का एग्जांपल है, इसके सब केसेस भी देखेंगे। क्लोरीन के साथ करवाई पहले क्लोरोमीथेन 1 डिग्री कंपाउंड, मतलब है तो सारे सिर्फ 1 डिग्री सबकी है, बस फर्क ये है मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात हमने अमीन्स में, आपको याद होगा, ऐसी हमने हॉफमैन अमोनोलिसिस में मिलती जुलती बातें सीखे हैं ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करो रिएक्शन आगे तक कब जारी है, रिएक्शन आगे तक कब जारी है, जब रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन ज्यादा हो। तो इफ Cl2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस, चीजें रिलेट करोगे जल्दी समझ में आएंगी। इफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन रिएक्शन प्रोसीड्स अप टू 4 डिग्री कंपाउंड, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी क्लोरीन सेटिस्फाई हो रही है। बट अगर आपने अपने एल्केन को एक्सेस में ले लिया, अगर आपने एल्केन को एक्सेस में ले लिया, रिएक्शन जनरली स्टॉप्स एट मोनोक्लोरो। देखो टेट्राक्लोरो तो नहीं बोलेंगे, 4 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको हम टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव बोलेंगे, है ना, फिर उसका मायने गलत हो जाएंगे, वो 4 डिग्री वाले के। तो टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव, और अगर आप ये लेंगे तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पे ही रिएक्शन रुक जाएगी, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लोरीन एक्सेस में है तो यहाँ तक पहुँचेगी, ये प्रेजेंट है तो यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन क्योंकि ऐसी रिएक्शन हमने मीन्स में भी सीखी, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड, इस रिएक्शन को नहीं प्रेफर करते हैं। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो अगर हमसे पूछ भी लिया जाए कि इस रिएक्शन को प्रेफर क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले आपको रिएक्शन बताई, अब बात करते हैं कि अगर सर क्लोरीनेशन की जगह ब्रोमिनेशन करवाना हो, आयोडीनेशन करवाना हो, फ्लोरीनेशन करवाना हो, तो क्या ऑर्डर फॉलो अप होता है ना। हटा दूं इसको। तो आते हैं हम इसके बाद ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पे, या फिर कोई खास बात है तो उसके बारे में। तो देखो भैया, आप गलती से भी मीथेन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ नहीं करवा सकते, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। गलती से आपने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी लाइट के प्रेजेंस में, तो भैया धमाका हो जाएगा। रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, क्योंकि सारे हेलोजन्स में, हेलोजन एसिड से कंफ्यूज मत होना, ये मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज टॉपिक है। HF, HCl, HBr, HI की रिएक्टिविटी के ऑर्डर को F2Cl2 Br2 I2 के ऑर्डर की रिएक्टिविटी से कंफ्यूज मत करना। उस केस में हेलाइड्स वाले हाइड्राइड्स वाले केस में तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, बट इस केस में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी कम होती जाती है। अगर आप F2Cl2 Br2 I2 ले रहे हो तो इस केस में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी कम होती जाती है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने F2 ले लिया तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन एक्सप्लोसिव नेचर, तो फ्लोरीनेशन तो इससे करवाते ही नहीं है। ब्रोमिनेशन आप करवा सकते हो, मैं सीधा आपको मुद्दे की बात पे ला रहा हूँ। ब्रोमिनेशन आप करवा सकते हो, क्लोरीनेशन आप करवा सकते हो, फ्लोरीनेशन तो नहीं करवाओगे। और मजे की बात क्या है, आयोडीनेशन को भी नहीं करवाते, जनरली नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते अभी बता दे रहा हूँ। मतलब इस मेथड से जनरली आप क्लोरो बनाते हो। अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन करवाने के ही दिखेंगे, ना ब्रोमिनेशन के दिखेंगे, ना फ्लोरीनेशन आयोडीनेशन के भी नहीं दिखेंगे। उसका रीजन है, आयोडीनेशन में रिएक्शन हो तो सकती है बट करवाते नहीं है। मेरी स्टेटमेंट समझना, हो तो सकती है बट करवाते नहीं है। ऐसा क्यों, आओ उसके लिए रिएक्शन देख लें। लेट्स से अगर आपने मीथेन की रिएक्शन I2 के साथ करवाई, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3I एंड HI एज बाई प्रोडक्ट, HI बाई प्रोडक्ट बन गया। लेकिन क्योंकि हमें ऑर्गेनिक में बताया जाता है कि HI इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम किनको बोलते हैं, जो दूसरों का रिडक्शन करवा देते हैं। और दूसरों का रिडक्शन करवाने का मतलब क्या है, दूसरों को हाइड्रोजन दान में दे देते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं। मतलब इसकी हाइड्रोजन को लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। अभी तो सीखा ना, नीचे जाने पर हाइड्राइड्स में रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इसमें हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है तो आयोडो डेरिवेटिव को वापस से रिड्यूस कर पेरेंट एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तभी तो डबल साइडेड एरो लगाया है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाती है, बैकवर्ड में भी जाती है। बट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखती है। फिर भी अगर, वैसे तो बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, भरोसा रखो, बाई चांस अगर फिर भी आपको तैयार करना है तो सर HI वाले केस में अगर आपको फिर भी रिएक्शन करवानी है तो बीकर के अंदर आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जैसे कि HNO3। आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे। क्यों, क्योंकि जब आप HI को ऑक्सीडाइज करोगे, आई रिपीट,
जब आप HI को ऑक्सीडाइज करोगे तो HI विल बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म I2, HI ऑक्सीडाइज होकर I2 बना लेगा, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, हमारी कंसर्न क्या है कि सर अगर ये HI बीकर में रहा तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि सर इसका अमाउंट बहुत कम बनेगा या फिर इसकी बहुत कम कंसंट्रेशन बनेगी। तो अगर आप चाहते हो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में कम जाए, तो हमें HI कंसर्न दे रहा है, तो HI को बाहर निकालो, और HI को बाहर निकालने का तरीका क्या है, HI को ऑक्सीडाइज कर दो, जिसके लिए बीकर में साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये वाला मेथड आपके कोई काम में नहीं आता, सच बता रहा हूँ, कुछ काम में नहीं आएगा, क्योंकि आयोडो डेरिवेटिव बनाने के लिए हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अभी आपको मैं रटवा दूंगा ये सब चीजें कि अगर आपको आयोडो डेरिवेटिव बनाना है तो फिंकलस्टीन इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। फिंकलस्टीन बनाओ, सबसे आसानी सी बात, क्योंकि बोर्ड्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। आ रही है बात समझ में? लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में फ्लो चार्ट्स नहीं छपे हुए हैं। मैं छाप दूंगा उसको, आपको कन्वर्जन आपको उसके बाद बहुत आसान लगेंगे, दिमाग में आपके बस चुके होंगे अपने नाम की तरह। हटा दूं इसको। तो एल्केन्स के अंदर पहली बात ये कि सर फ्लोरीन के साथ नहीं करवाते, आयोडीन के साथ भी नहीं करवाते, और आयोडीन के साथ करवाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो जनरली क्लोरीन वाली रिएक्शन देखने को मिलती है, बोर्ड में अगर देखने को भी मिली हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन हेलोजन के साथ, तो क्लोरीन के साथ वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं इसके बाद एल्केन्स के अलावा दूसरी रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन्स। इसके दो सब केसेस है, मैं दोनों पैरेलल में बताऊंगा। दो सब केसेस है एल्कीन्स वाले में, और कुछ सब केसेस भी है। तो एक काम करते हैं, लेट्स से 1 बाय 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी क्या है, सीखना है चीज़ों को, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जनरल रिएक्शन, लेट्स से मैंने बोला आपका एल्कीन इज RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन के बिना एल्काइल ग्रुप इज वेरिएबल, क्योंकि जनरल रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HCl के साथ, बहुत तमीज़ से समझना, इसके 3-4 सब केसेस हैं जिसमें फंसाया जा सकता है आपको। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ। अब यहाँ पे लगता है मार्कोवनिकोव्स रूल। अब जिन बच्चों को मार्कोवनिकोव्स रूल नहीं आता, मैं उनको सीधा मुद्दे की बात पे लाता हूँ कि मार्कोवनिकोव्स रूल का मतलब क्या है। इतना बस आपको समझ में आना चाहिए कि HCl के अंदर सर हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आ गई बात समझ में? मार्कोवनिकोव्स रूल के मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये रिएजेंट है क्योंकि हमने बीकर में डाला है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेस to that carbon of double bond which already carries less number of hydrogen। मुद्दे की बात पे ध्यान देना, मुद्दे की बात पे। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेस टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे जाकर ही इन दोनों ने अटैक करना है, लेकिन कौन किस वाले कार्बन पे जाकर अटैच होगा? तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच ऑलरेडी कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कंपेयर करो, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास आप नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। तो मैंने इन दोनों कार्बन को अटैच करा, क्योंकि ये दोनों तो डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, मतलब क्लोरीन किसके साथ अटैच होना चाहिए? इस वाले कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी RCH, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, और CH2 था, इसकी वैलेंसी फ्री होगी तो यहाँ पे आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो चाहो तो आप ऊपर की तरफ हाइड्रोजन लिख दो, बट जब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो सीधा RCH Cl और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल सी बात। मार्कोवनिकोव्स रूल लगेगा, सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बोला गया प्रोपवानिन, क्योंकि अभी तो आपको बातें सिंपल लग रही हैं, लेकिन आपको नाम दिया जाएगा कंपाउंड का। आपको बोला प्रोपवानिन या फिर प्रोपीन। प्रोपवानिन का मतलब क्या हो गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट्स विद HCl। बोलेगा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? कुछ नहीं सोचना, क्लोरीन है, इस वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। बहुत सिंपल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। IUPAC नेम कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करने के साथ साथ IUPAC भी प्रैक्टिस हो जाता है। बोल बोल के करोगे 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है तो आपका IUPAC की भी कमांड हो जाएगी। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद आते हैं इसका सेकंड केस, जिसमें यहाँ पे तो लगा मार्कोवनिकोव्स रूल। पहले केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MR का मतलब मार्कोवनिकोव्स रूल लगा। सेकंड केस में आपको बता रहा हूँ जिसमें एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल लगेगा। खास बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंटी मार्कोवनी वाला केस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। HCl के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ HBr HCl आता है। पहली बात तो इस वाली कैटेगरी में बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया भी तो सिर्फ HBr HCl आएगा, और सिर्फ एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर HBr, नॉट फॉर HCl, एंड दैट टू हाँ जी। तो एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है, एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ अ परऑक्साइड, किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब परऑक्साइड आपको याद होगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें परऑक्सी लिंकेज होती है, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज परऑक्साइड। वैसे तो जनरली हम लोगों ने कौन सा परऑक्साइड सीखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड से? H2O2। लेकिन आप चाहो तो ज़्यादा अगर आपको दिक्कत
फॉर यू तो आप H2O2 को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वैसे जनरली ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक रिएजेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड। फिर भी अगर आपको चीज़ें दिक्कत ले रही हो तो आप H2O2 का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H2O2 कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन क्या होती है? एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, मतलब लेट से मैंने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, या फिर इसकी जगह बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। मतलब अगर आपको वो खुद बोले बेंजोइल पेरोक्साइड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना हो, आपको कन्वर्ट करना तो आप H2O2 भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल का मतलब क्या है? मार्कोवनिकोव्स का उल्टा फॉलो करो। मतलब मार्कोवनिकोव्स क्या कहता था कि हेलोजन को कहाँ अटैच करोगे? उस कार्बन के साथ विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका उल्टा हेलोजन शुड बी अटैच्ड टू दैट कार्बन विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा करने पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH2CH2Br। मतलब सिर्फ मार्कोवनिकोव्स की बातों को हमने अपोज करा है, उसका उल्टा काम करा है। नेगेटिव पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल को हमने उस कार्बन के साथ अटैच करा विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बात खत्म। इसी का अगर मैं केस ले लूं, लेट से मुझे बोला गया प्रोपीन गिवन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाई। अब मैं दोनों केसेस आपको बता रहा हूं, या फिर एक काम करते हैं, इसको हटाकर ये रिएक्शन आ गई जनरल रिएक्शन समझ में, ऊपर वाला पार्ट में हटा रहा हूं, इसके दोनों केसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सर व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटीज। इनको तमीज से देख लेना तीनों पॉसिबिलिटीज को। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन पहले मैंने करवाई HCl के साथ, फिर मैंने करवाई HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, फिर मैंने करवाई सिर्फ HBr के साथ, और फिर मैंने बोला HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जिसको हमने H2O2 ले लिया। क्या पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे? चारों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं। सर पहले केस में HCl के साथ रिएक्शन कराया तो मार्कोवनिकोव्स रूल लगा दो, मार्कोवनिकोव्स लगाएंगे तो CH3CH ऊपर Cl लगा दिया CH3। सर HCl है पर पेरोक्साइड तो है, तो एंटी मार्कोवनिकोव्स लगाऊं? अरे नहीं भैया, बताया तो कि एंटी मार्कोवनी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, तो भले ही H2O2 जाए, लेकिन क्योंकि HBr नहीं है तो अभी भी मार्कोवनिकोव्स रूल बनेगा, CH3CH अभी भी Cl आएगा CH3। अब उसके बाद बोला HBr के साथ रिएक्शन कराओ, मार्कोवनिकोव्स रूल, क्योंकि कुछ भी नहीं है साथ में, तो CH3CH यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे आ गया CH3। लेकिन अब HBr के साथ H2O2 आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ इसी केस में एंटी मार्कोवनी लगेगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3CH2CH2Br। ये आपको बहुत काम में आएगी रिएक्शन में, आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एंटी मार्कोवनी आपको बहुत काम में आएगी, क्योंकि जब भी आपको बोलेगा आपको फर्स्ट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप लाने में, आपको सीधा मुद्दे की बात पे ला रहा हूँ, आपको जब भी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लाना होगा, आपको कुछ भी तिगड़म लगानी है, बट कैसे भी कर कर एंटी मार्कोवनिकोव्स का रास्ता ढूंढना है। मैं आपको कन्वर्जन की सीधा ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपको कुछ भी कंपाउंड को अगर बोले कि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर लाना है, मतलब अगर सेकंड पोजीशन पर आपका फंक्शनल ग्रुप है और बोल रहा होगा फर्स्ट पोजीशन पर लाओ, जैसे हाउ विल यू कन्वर्ट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट 2 क्लोरोप्रोपेन इनटू 1 क्लोरोप्रोपेन। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाएंगे। तो इतनी बात तो क्लियर है सर, कैसे भी करके इसको हम एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो केमिकल प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई होनी चाहिए कायदे से, तो कि सर एल्कोहलिक QH लगा देंगे, प्रोपीन बन जाएगा और उसके ऊपर एंटी मार्कोनी के लगा देंगे। मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन पर लाना है फंक्शनल ग्रुप तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज एंटी मार्कोनी, मतलब कैसे भी करके एल्कीन बनाओ और उसके ऊपर एंटी मार्कोनी लगाओ। फिर एक बार यहाँ पे Br आ गया तो हमारे पास बहुत रास्ते खुल जाते हैं, वो हम केमिकल प्रॉपर्टी में सीखेंगे, हमारे पास बहुत रास्ते खुल जाते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाइट्रो ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे साइनाइड ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाइट्राइट ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एल्कोहल ला सकता हूँ, मेरे पास बहुत रास्ते हैं। बस एक बार एंटी मार्कोनी लगाकर मैं यहाँ पे Br ले आया। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, बहुत काम की बात। अब ये तो मुद्दे की 2 बात हुई, एल्कीन वाली कैटेगरी में ये तो मुद्दे की 2 बात हुई जो हमें जनरली बोर्ड में पूछी जाती हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर वो फंस गए, गलती से वो फंस गए, तो भैया नंबर खा जाएंगे आपके पूरे, तो उसका भी हम रिस्क नहीं लेंगे। बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि लेट से मैंने बोला RCH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ करवा दिया, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई HNu नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल दे रखा है, RCHCl2 दे रखा है, तो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। सर क्लोरीन के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है? एक क्लोरीन का एटम ये रहा, एक क्लोरीन का एटम ये रहा, तो कुछ मत करो, पाई बॉन्ड टूटेगा, और अगर पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे लेट से मैंने यहाँ पे लिखा RCH डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, इसकी वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच। कौन सी रिएक्शन? इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक टाइप की रिएक्शन होती है ना, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड ऐड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। कुछ भी नहीं, दोनों पोजीशन पर क्लोरीन आ गया। इससे पहले हमने केस में देखा है कि HBr के साथ करवाने पर एक ही पोजीशन पे आता था,
इस केस में हम दोनों पोजीशन पर क्लोरीन ला सकते हैं। इसमें भी मेरे पास बहुत रास्ते हैं, जब मैं आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा रिव्यू एक्सरसाइज में, तब हम सीखेंगे कि एक बार यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए, अब मैं चाहूँ तो 2 क्लोरीन को हटाकर 2 साइनाइड ला सकता हूँ, 2 OH ला सकता हूँ, 2 नाइट्रो ला सकता हूँ, 2 आइसोसाइनाइड ला सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। अगर मुझे 2 बार फंक्शनल ग्रुप चाहिए कोई सा भी, तो मैं सीधा क्या करूंगा कि एल्कीन बना लूँ कैसे भी, और दोनों पोजीशन पर हेलोजन लगा लूँ। फिर तो अपार रास्ते हैं, जो खेलना चाहो जैसे खेलना चाहो खेलो, ठीक है। एक रिएक्शन और, बस एक रिएक्शन और इसमें हाइड्रोकार्बन में एल्कीन कैटेगरी में एक रिएक्शन और, कि अगर इसमें मैं एग्जाम्पल लूँगा, है ना, इसमें मैं सीधा एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में बताऊँगा आपको कि लेट से प्रोपीन गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड Cl2 CH2, और आपको बोल दिया इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ हो रही है। मतलब एक तरीके से ये वाला केस है अभी तक, जब तक मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करे। बट अगर इसमें HNu लग गया, अभी तक तो HNu नहीं बोला था, बट अगर इसमें HNu लग गया तो सर बहुत तमीज से बातों को सुनना, डबल बॉन्ड को छेड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। और एक बात हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसका जस्ट एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप के पार्ट हैं, तो इसके साथ अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अगर इधर कोई कार्बन होता तो वो भी अल्फा होता, वो भी अल्फा होता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। तो अगर एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाई जा रही है इन एब्सेंस ऑफ लाइट, तो सीधा सीधा डायहेलोजन डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर लाइट आ गई तो डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना, रिएक्शन विल टेक प्लेस एट अलाइलिक पोजीशन। अलाइलिक बताया है ना, अभी सिखाया, चाहो तो फटाफट से फ्लैशबैक में जाओ, देख के अलाइलिक का क्या मतलब है कि सर वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसकी जस्ट एडजेसेंट पोजीशन वाला कार्बन इज डबली बॉन्डेड, उस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। तो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट एलाइलिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे? एलाइलिक पोजीशन पे। डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना। तो ऐसा करने पर होगा क्या सर, एलाइलिक पोजीशन का एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा, और डबल बॉन्ड को तो छेड़ना ही नहीं है, डबल बॉन्ड विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। बात समझ रहे हो? 4 केसेस आपको पढ़ा दिए। कौन सा? मार्कोनिकोस वाला, एंटी मार्कोनिको वाला, X2 के साथ रिएक्शन। X2 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी हेलोजन हो सकता है, बट मोस्ट प्रेफरेबली Cl2 आएगा इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर एब्सेंस ऑफ लाइट है तो डाइहेलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा, लेकिन अगर लाइट आ गई तो हेलोजनेशन विल टेक प्लेस एट अल्फा पोजीशन। इसका आपको इंपॉर्टेंस पता है कब समझ में आएगा? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ोगे। बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत काम की बातें हैं, बस ध्यान रखना, बातों को दिमाग में रिटेन रखना है। तभी बोलता हूँ सिर्फ प्रिपरेशन मेथड का फ्लो चार्ट बनता है, और कल आप फ्लो चार्ट लोगे आपको पता चल जाएगा। जिन बच्चों के पास फ्लो चार्ट है उन्होंने इस बात को माना हुआ है, चाहो तो उनसे पूछ लेना जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि फ्लो चार्ट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ फ्लो चार्ट पढ़ने होते हैं, बस फ्लो चार्ट, क्योंकि इन्हीं में हमें खेलना होता है। एक बार फ्लो चार्ट दिमाग में फीड है तो कन्वर्जन्स मक्खन लगते हैं, बिल्कुल मक्खन। तो सर अगर एलाइलिक पोजीशन पर आ गया, फिर यहाँ पे क्लोरीन को उठाकर हम OH ला सकते हैं, साइनाइड ला सकते हैं, नाइट्रो ला सकते हैं, जैसे खेलना चाहेंगे हम खेलेंगे, हमारी मर्जी है। आ गई बात समझ में? तो इसके साथ हमारी सेकंड ब्रांच खत्म होती है, प्रिपरेशन मेथड की सेकंड ब्रांच। अब आते हैं इसके बाद थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच। बहुत ईजी, मतलब जो टाइम इन्वेस्ट होता है प्रिपरेशन मेथड में सीखने में, या तो पहली ब्रांच के पहले मेथड में इन्वॉल्व होता है, आई रिपीट, पहली ब्रांच के एल्कोहल वाले मेथड के पहले मेथड में, क्योंकि इसके अंदर सब केसेस आ जाते हैं, या फिर दूसरी ब्रांच में हाइड्रोकार्बन में एल्कीन वाले के अंदर 4 सब केसेस, इनमें टाइम इन्वेस्ट होता है। अदरवाइज तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, मतलब हैलाइड एक्सचेंज मेथड और हंस डिकर रिएक्शन में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होता, क्योंकि सेट पैटर्न है, कोई घुमा फिरा कर बातें नहीं, डायरेक्ट बातें, कोई झोल नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है जी, और डिस्कस करें उसको फटाफट से। तो उसके बाद सर सी ब्रांच आती है। कौन सी ब्रांच आती है? सी ब्रांच आती है, फिर थर्ड ब्रांच आती है, और थर्ड ब्रांच का नाम हमने क्या सीखा? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। सी ब्रांच का नाम है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। एक्स लिख रहा हूं मैं, मेथड, एक्सचेंज मेथड। एक हेलोजन को हटाओ, उसकी जगह दूसरा हेलोजन लाओ। इसमें हमारे सिलेबस में सबसे प्रेफरेबल रिएक्शन कौन सी है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन RXN रिएक्शन। क्या कहती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन? GR। अगर आप किसी भी क्लोरो डेरिवेटिव के ऊपर, आई रिपीट, आप किसी भी क्लोरो डेरिवेटिव की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दो, सिर्फ सोडियम आयोडाइड, सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयोडाइड के साथ, और सॉल्वेंट आपने लिया है एसीटोन। एसीटोन तो समझते हैं ना? नहीं समझते तो पॉज लगाइए और देखिए ज़रा। CH3CO CH3, प्रोपेनन इज ऑल्सो नोन एज एसीटोन। लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ एसीटोन लिखना होता है। नहीं भी लिखा हुआ मिलेगा कई बार तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो बस सॉल्वेंट है। मुद्दे की बात तो हमें इससे मतलब है। होगा क्या सर? यहाँ से क्लोरीन जाएगा, यहाँ से सोडियम जाएगा, मेन प्रोडक्ट बन गया RI, और बाय प्रोडक्ट विल बी NaCl। मज़े की बात बता रहा हूँ, हमें अगर पूरी ऑर्गेनिक में कहीं पे आयोडो डेरिवेटिव बनाने को बोलेगा
तो आपके दिमाग में छूटते तुरंत क्या स्ट्राइक करना चाहिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बाकी वाले मेथड से आयोडो को बनाना इतना आसान नहीं होता, फिंकलस्टीन से बनाना इज मोस्ट प्रेफरेबल मेथड, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस एग्जाम्पल इसका आप कोई भी फ्रेम कर लेना, वरना बातें लेंदी हो जाएंगी, टिपिकल हो जाएंगी। और दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो नहीं पूछी जाती, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, जनरली बोल रहा हूँ बहुत कम देखने को मिलेगी, कि अगर आपने किसी भी हेलो एल्केन का रिएक्शन आपने AgF के साथ करवा दिया, सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दिया, तो अगेन वही काम यहाँ पे भी होगा, सर AgCl निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PPT, इतना तो पता होगा ना, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है और R के साथ सीधा F जुड़ जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। क्या बन जाएगा, फ्लोरोएल्केन। रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। एग्जांपल आप अपनी मर्जी का बना लेना, जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ पे एथाइल ग्रुप ले लेना, यहाँ पे एथाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे एथाइल ग्रुप ले लेना, यहाँ पे एथाइल ग्रुप आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं, सीधा रिएक्शन डायरेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। फिंकलस्टीन ज्यादा काम में आएगी, ध्यान रखना, फिंकलस्टीन ज्यादा काम में आएगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन ज्यादा काम में नहीं आती, बोर्ड्स में नहीं आती, ठीक है भैया। तो थर्ड ब्रांच भी खत्म, बहुत ईजी, ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। और लास्ट रिएक्शन है हंस-डिकर बोरोडीन रिएक्शन, हंस-डिकर बोरोडीन रिएक्शन। आओ इसको भी निपटा दें और उसके साथ फिर इस वीडियो का अंत करें, क्योंकि बाकी का टॉपिक अगली वीडियो में। स्पेलिंग गलत हो जाए तो चेक कर लेना, बोरोडीन रिएक्शन वैसे होनी नहीं चाहिए। हंस-डिकर बोरोडीन रिएक्शन क्या कहती है रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, आई रिपीट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड तो वर्ड सिर्फ गुमराह करने की बात है, एसिड का सिल्वर सॉल्ट। लेट से अगर मैंने बोला ये एसिड है और हमें पता है कि AgOH का होल ट्वाइस इज बाय नेचर बेस, एसिड और बेस कोई दिक्कत तो नहीं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट इसका जो बनेगा मैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, तभी तो बोरोडीन नाम है। और सॉल्वेंट हम क्या लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, रिएजेंट का मेन रोल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट लिया है, करना क्या है, मुद्दे के बाद ये पूरा CO ग्रुप हटा दो, मुद्दे की बात पे ला रहा हूँ। जैसे आपको याद होगा ना, आपने हॉफमैन ब्रोमोमाइड सीखी थी, उसके अंदर CO ग्रुप हट जाता है, सेम काम यहाँ पे, ब्रोमामाइड बोरोडीन, चाहो तो बातें थोड़ा रिलेट कर लेना, सर यहाँ पे भी CO ग्रुप पूरा हट जाएगा, पूरा का पूरा CO ग्रुप हट जाएगा। तो बचा क्या सर, एक Ag और एक Br, आई रिपीट, एक Ag और एक Br किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एज अ बाय प्रोडक्ट AgBr। क्या बन गया, AgBr। जो एल्काइल ग्रुप बचा और जो एक Br बच गया वो आपका मेन प्रोडक्ट बना लेंगे RBr। क्या बना लेंगे, RBr। ये लिख लिया AgBr, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। जो CO2 ग्रुप निकला ये किसके फॉर्म में बन जाएगा, CO2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में बन जाएगा, CO2 के फॉर्म में, सिंपल एज दैट। आ रही है बात समझ में। इसका मैं एग्जांपल जरूर लूंगा कि लेट से CH3COO Ag गिवन है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, इसकी आपने हंस-डिकर बोरोडीन रिएक्शन करवा दी, Br2 के साथ रिएक्शन करवाई कार्बन टेट्राक्लोराइड की ब्रेंच में, तो ये CO ग्रुप हट गया, ये मिथाइल ये ब्रोमीन मिलकर बना लेंगे ब्रोमोमीथेन, बाय प्रोडक्ट AgBr और बाय प्रोडक्ट CO2। आ रही है बात समझ में। तो 2 कार्बन वाले कंपाउंड से 1 कार्बन वाला बन गया। ब्रोमीन डेरिवेटिव बनाने के लिए आपके दिमाग में ये ऑप्शन आ सकता है जब आपको कार्बन कम करना हो तो। समझ गए बात को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स। बहुत सिंपल बात थी, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से सारी बातें बता देता हूँ। एल्कोहल से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं, या फिर लास्ट में एक ऑप्शन हंस-डिकर बोरोडीन विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमीन एंड दैट टू विद 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड, राइट है। एल्कोहल के अंदर 3 रास्ते, HX के साथ करवाओगे, प्रेफरेबल तो क्या नाम है आपकी लूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन है जिसको ग्रूव्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, HF, HCl, HBr, HI, डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कंपाउंड है तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। PCl3 PCl5 के साथ करवाएंगे, मेन प्रोडक्ट तो RCl ही बनेगा। अगर PCl3 है तो बाय प्रोडक्ट H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, और अगर PCl5 है तो बाय प्रोडक्ट POCl3 और HCl। खत्म, कोई झोल नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। SOCl2 के साथ करवाई, डार्जन रिएक्शन करवाई हमने, प्रेफरेबल मेथड है, क्यों, SO2 और HCl जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं दे एस्केप आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड हेंस RCl इज ऑब्टेन्ड इन वेरी प्योर फॉर्म। सिर्फ क्लोरो डेरिवेटिव बन सकता है। दूसरी ब्रांच हमने डिस्कस करी कौन सी, एल्केन्स या फिर एल्कीन से। हाइड्रोकार्बन का पहले केस एल्केन्स या एल्कीन्स। एल्केन्स के अंदर कुछ नहीं करना, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, 1 डिग्री मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव। अगर क्लोरीन एक्सेस में लिया तो टेट्राक्लोरो पे जाएगी रिएक्शन, और अगर आपने एल्केन एक्सेस में लिया तो 1 डिग्री पे मोनोक्लोरो पे रुक जाएगी रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन को हम प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। एल्कीन के 4 सब केसेस, मार्कोनी,
एंटी मार्कोनी, लेकिन एंटी मार्कोनी इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, राइट। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेलोजन है, तो दोनों पोजीशन पर हेलोजन आ जाएगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी कि हेलोजन भी है, लाइट भी है, तो डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, अलाइलिक पोजीशन पर हेलोजनेशन होगा। थर्ड ब्रांच कौन सी हो गई हमारी, क्या नाम है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, जिसमें मेजर हमसे पूछी जाती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे और आयोडो डेरिवेटिव बन जाएगा। और लास्ट आंसर रिएक्शन, बस क्या करना है, CO ग्रुप को हटा दो, एक कार्बन कम वाला ब्रोमीन डेरिवेटिव बन जाएगा, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर आपको जल्दी हो, आपको लग रहा है सर मेरे पास नोट्स लेके जाने का टाइम नहीं है, जो बातें मैंने बताई हैं प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन मेथड कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, लैंडस्केप मोड में आप अपनी कॉपी को रखना और फ्लो चार्ट के अंदर सारी बातें नोट कर लेना, आ रही बात समझ में। या फिर अगर आप मेरे पुराने बैच मतलब इसी साल के उन बच्चों के कॉन्टैक्ट में जो स्टार्टिंग से पढ़े हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करके भी उनसे मांग सकते हो फ्लो चार्ट, तो आपको दे देंगे, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के, मना नहीं करेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपको आलस आ रहा हो कि नहीं सर मुझे नहीं बनाना, और सर मैं अभी सीख रहा हूँ फ्लो चार्ट, मैं कोचिंग से अगर ले जाऊँगा तो गुड इनफ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। पढ़ते रहो, अगली वीडियो के अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे और हेलोरीन्स भी मिल जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑल द बेस्ट।